नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जो हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट करेंगे भाई, तो ये आपका जो अधिशासी अधिकारी वाला जो पेपर होना है ना। जो नया फॉर्म आपका आया है 26 नवंबर को, जिसका पेपर होना है, तो उसमें जो आपको 100 नंबर की हिंदी पूछी जानी है, तो उसके आधार पर ये उसका सिलेबस ही आप लोग स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। ये उसका सिलेबस है सारा, ठीक है, हिंदी का। तो इसमें जो टॉपिक हैं, इस टॉपिक के वाइज ही मैं आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक के 2 या 3 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, वर्ण विचार। इसमें आप स्वर एवं व्यंजन के क्वेश्चन देखेंगे, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। तो भाई एक टॉपिक का जो है आपको 2 प्रैक्टिस सेट या 3 प्रैक्टिस सेट देंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। तो चलो उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई देखो, जैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट में दूंगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को बोलने के बाद में थोड़ा सा 2-3 सेकंड का टाइम लूँगा। उस बीच आपने अपना आंसर नोट कर लेना है, और लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो अपने नंबर आप ज़रूर कमेंट करें भाई, ताकि उससे पता लग जाए कि आपको, क्योंकि मैंने देखो वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको यूट्यूब में पढ़ा भी दिया है, तो मैं आपको वही टॉपिक दूंगा जो मैं पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलो भाई, ये देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका पास, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। फटाफट से आप अपना क्वेश्चन आपने टिक कर लिया होगा। तो देखो भाई, स्त्रीलिंग वर्ण कौन सा नहीं है। तो देखो, जो ई है ये स्त्रीलिंग वर्ण होता है, बड़ी ई भी स्त्रीलिंग वर्ण होता है, और री भी स्त्रीलिंग वर्ण होता है। इनके अलावा जो भी वर्ण है आपके, वो सारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। तो स्त्रीलिंग नहीं है पूछा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, ऊ। तो 3 स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं, एक ई, बड़ी ई और री। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, तो फटाफट आप अपना आंसर चुन लें। तो देखो भाई, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, तो आपने बोला था 5 होते हैं हमारे, 5 वर्ग होते हैं हमारे पास जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। मैंने आपको उनकी ट्रिक बता रखी है। तो आपने क्या करना है, के टी एम 2। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है आपका क वर्ग। तो क वर्ग मतलब के, तो के से कंठ। तो जो क वर्ग होता है उनका उच्चारण होता है कंठ से, तो क वाला तो कट हो जाएगा। ठीक है, फिर टी, टी से आता है तालु, तालव्य वर्ण। तो के बाद क से कंठ, चौ से आता है, फिर आता है इसके बाद क के बाद चौ वर्ग। और जो चौ वर्ग वाले सारे होते हैं वो क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। तो चौ छ, देखो भाई छ इसमें आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगर आपने सी वाले को आंसर चुना है तो बिल्कुल चुना है। ठीक है, तो KTM 2 इससे आप याद रख सकते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ठीक है, तो कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और आपका ओष्ठ। इस प्रकार आप लोग इनको याद रख सकते हो भाई। ठीक है, किसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सीधा 6 हो जाएगा। चलें आगे। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि लुंठित ध्वनि है। क्वेश्चन काफ़ी बार आया है भाई, देखो आगे लिखा हो भी कौन से परीक्षा में आया है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता रहता है, लुंठित ध्वनि कौन सी है। तो लुंठित ध्वनि आपकी कौन सी जाएगी, फटाफट आप अपना आंसर चुन लेंगे। सीधा सीधा सबको पता है भाई, लुंठित ध्वनि होती है र। ठीक हो गया, ल र। एक होता है आपका पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि किसको बोलते हैं, तो पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं ल को। पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं ल को, लुंठित बोलते हैं र को। क्लियर है आपका। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और अघोष वर्ण कौन सा है। तो पहली बात भाई, जो स्पर्श व्यंजन होगा वो ओष्ठ भी उसमें आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है स्पर्श व्यंजन 5 टाइप के आएंगे। आपका क वर्ग, जो आपका कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और, ठीक है, ये सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, तो प भी स्पर्श है, ध भी, द भी और फ भी। अब इनमें देखना है आपने ओष्ठ्य कौन सा होता है। तो ओष्ठ होते हैं प वर्ग वाले। तो प वर्ग वाले में क्या आता है, प और फ। तो इसका मतलब क्वेश्चन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो गलत है। अब आंसर होगा प या फ में से, ए या डी में से। अब देखना है भाई आपने अल्प प्राण। आपको मैंने बताया है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण कौन सा होता है, पहला, तीसरा, पांचवा।
पहले पे कौन आ रहा है? प। इसका मतलब प क्या है? आपका अल्पप्राण है। फ तो यहीं पर गलत हो गया। अब अघोष, तो अघोष क्या होता है? पहला, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। तो ये प क्या है? पहला वर्ग, पहला वर्ण है, तो आपका आंसर क्या हो गया? प। इस प्रकार आप चेक करेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, साथ साथ में आप अपने नंबर जरूर लिखते रहें भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? अब देखो भाई, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। यहीं पर जो ध्वनि है, ध्वनि तीन प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। एक होती है हमारे पास संपृक्त ध्वनि, एक होता है संयुक्त ध्वनि, और एक होती है युग्मक ध्वनि। इतना क्लियर है? चलिए यहाँ पर पूछ रहा है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह ध्वनि क्या कहलाती है? तो जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तो वो कहलाती है युग्मक ध्वनि। जैसे जैसे आपने बोला दिल्ली, जैसे आपने क्या बोला? दिल्ली, ठीक हो गया। तो जब आप दिल्ली लिखेंगे तो दिल्ली में क्या होगा? आपके पास ल और ल ध्वनि एक साथ आ रही है भाई। तो जब एक ध्वनि द्वित, द्वित मतलब दो बार हो जाए, तो ल यहाँ पर एक साथ दो बार आएगा। तो इस प्रकार दिल्ली, बिल्ली, प्रसन्नता, वहाँ पे डबल नो आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बोल सकते हैं, ट्रक, जैसा आपने बोला ट्रक। तो जब मैं बात करूंगा ट्रक की, तो इसमें ट और रॉ की ध्वनि क्या निकलेगी? एक साथ निकलेगी। तो जब दो ध्वनियाँ एक साथ निकलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक हो गया। तो वहाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तब हम उसको बोलेंगे संयुक्त ध्वनि। तो उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त ध्वनि। जहाँ पर दो ध्वनि एक साथ निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपका संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर आपका बचा है संपृक्त ध्वनि। तो यहाँ पे आप संपृक्त ध्वनि भी देख ले भाई। संपृक्त ध्वनि क्या होती है? जब क्या होता है, कोई एक ध्वनि से दो ध्वनियाँ जुड़ी होती हैं। संपृक्त ध्वनि क्या होगी? जब एक ध्वनि से दो ध्वनियाँ जुड़ी होंगी। तो संपृक्त ध्वनि जैसे मैंने बोला कंबल, जैसे मैंने एक बोला कंबल, ठीक है। तो कंबल में जो म है ना, देखो ये क और ब की ध्वनियों को जोड़ रहा है, कंबल। तो क और ब की ध्वनियों को कौन जोड़ रहा है? म। तो इस प्रकार जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों को जोड़ती है वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। क्लियर है भाई आपका? युग्मक ध्वनि वह ध्वनि जहाँ पे दो ध्वनि एक साथ आएंगी। संयुक्त ध्वनि जहाँ पर एक साथ दो ध्वनियाँ निकलेंगी, जैसे ट्रक, प्राण। संपृक्त ध्वनि जहाँ पर क्या होगा? दो ध्वनियों को एक ध्वनि जोड़ेगी, ठीक है। ये भी काफ़ी बार आता है, तो इसको आपने ढंग से याद रखना है। अगला हमारे पास आएगा, य किस प्रकार की ध्वनि है? तो पहली बात आपको पता है, य र ल वो क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। परंतु यहाँ पर पूछा जा रहा है य किस प्रकार की ध्वनि है। तो य सीधा सीधा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो य ध्वनि है भाई, ये किस में आती है? तालव्य ध्वनि में आती है। अब आपको पता है जो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं वो च वर्ग वाली होती हैं। च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। इसके अलावा क्या याद रखना है आपने? जो ई होती है आपकी, ई और बड़ी ई, ये भी क्या होती है? तालव्य होती हैं। इसके अलावा आपका जो य होता है, ये तो य तो पूछा हुआ ही ना, य भी क्या होता है? तालव्य ध्वनि होता है। इसके अलावा जो आपका ये स होती है, ये भी क्या होती है? तालव्य स होती है। क्लियर है? तो आपने ई, च, य, स एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इच यस, ई, च, य, स, ये सब क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम आपका अगले क्वेश्चनों पे, ठीक है भाई। चलो अब ये आपका 7वां क्वेश्चन है कि उच्चारण की दृष्टि से, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, उच्चारण की दृष्टि से वो है, ठीक हो गया। उच्चारण की दृष्टि से वो है, तो फटाफट इसका आंसर नोट कर बताओ भाई आप लोग, क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है हमारे पास, किस प्रकार की ध्वनि होती है वो? तो वो होती है हमारी दंतोष्ठ्य ध्वनि। जब भी आप व का उच्चारण करेंगे तो आपका क्या होगा? ओंठों का भी उसमें प्रयोग होगा, और आपका जो जीभ है वो दांतों को भी टच करेगी। तो हम बोल सकते हैं जो वो है वो कैसी ध्वनि हो जाएगी? आपका दंतोष्ठ्य। क्लियर है? अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? आपके पास 11। जब तक आपको ये ना पूछा जाए भाई हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब तक आप 13 नहीं मारेंगे। जब बोलेगा कुल स्वरों की संख्या कितनी, तब आप 13 करेंगे। लेकिन जब नॉर्मल प्रश्न बनेगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर 11 ही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, जो ऐ है, ऐ के उच्चारण स्थान में डॉट डॉट और डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। तो जो आपका ऐ है, इसके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? तो जब आप अ बोलोगे तो आपको कंठ की सहायता भी लेनी पड़ेगी और तालु की सहायता भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंठ तालव्य वर्ण है अ, ठीक। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन, च वर्ग
ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया KTM2 आप लिखो, जो आपका च वर्ग है किस में आता है? तालव्य वर्ण की सूची में आते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सारे पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं भाई स्वर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, द प्लस अ, यहाँ पे वर्ण विस्तार किया हुआ है भाई, है ना, द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ, इससे क्या बनेगा? द और अ से तो बन जाएगा आपका पूरा द, इस प्रकार द लिखा हुआ है, और क स अ, ये किसका वर्ण, किसका वो है भाई? ये वर्ण विच्छेद, तो ये अक्षर का वर्ण विच्छेद है। अक्षर को लिखते हैं क प्लस स प्लस अ, तो ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा आपका? दक्ष हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आपका ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ढ वर्ण कहाँ आता है? तो आपको पता है ट ठ ड ढ, तो ट वर्ग का चौथा वर्ण जो है वो क्या होता है? ढ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है, फटाफट अपना आंसर चुन लेंगे आप लोग, तो कहा जाता है वर्णमाला। लिपि चिन्हों के, ठीक हो गया। अगला हमारे पास आ जाएगा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है जो आपके स्वर हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर आपके होते हैं 4। कौन कौन से भाई? तो एक होता है आपका अ, एक होता है आपका ई, एक होता है आपका उ, एक होता है आपका री। तो ये चारों क्या होते हैं? आपका ह्रस्व स्वर होते हैं। अ, ई, उ और री, ये चारों आपका ह्रस्व स्वर होते हैं। 17वें प्रश्न पे चलते हैं भाई हम लोग। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ऐसी 2 मात्राएं आपका कौन सी है? अंग, अह, अयोग, वाह को स्वरों में नहीं लिया जाता है। ठीक है, मुख्य स्वरों में नहीं लिया जाता है मतलब। अगला, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो उच्चारण की दृष्टि से जो संबल है ये कौन सी ध्वनि है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, इसमें संपृक्त ध्वनि में देखो जो म है वो किसको जोड़ रहा है? स और ब को। मैंने बताया था ना, आपको कंबल का एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर आ गया संबल। ठीक है, तो संबल किस प्रकार की ध्वनि होगी? संपृक्त ध्वनि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो आपको पूरा पढ़ाया गया है भाई, जहाँ पर आपको स्वर पढ़ाए गए हैं वहाँ पर आपको बताया था ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। ठीक हो गया। फिर आपके पास दीर्घ स्वर वह समय होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। यहाँ पर बोल रहा है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, तो वो किस में लगता है? प्लुत स्वर में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपके पास 17 क्वेश्चन में करा चुका हूँ आपको, नहीं 19 करा चुका हूँ। ये 20वां प्रश्न आपका इस प्रकार यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कुल मिला के एक वर्ग में 5 होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 25। ठीक है, अगला है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोबारा क्वेश्चन आ गया, अभी आपने ऐ ऊपर पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा ए कंठ तालव्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ध्यान से पढ़िए भाई क्वेश्चन को। हिंदी शब्द में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा आपका? तो देखो जिन बच्चों ने कर दिया ख, उन्होंने बिल्कुल गलत कर दिया भाई। क के बाद कौन सा आएगा? अक्ष आएगा भाई। अक्ष का जो विस्तार होता है वो क्या होता है? क प्लस स। क प्लस स से बनता है अक्ष। तो क के बाद क्या आएगा? क के बाद वो शब्द आएंगे जिनका विस्तार क से हो रहा है। तो क से विस्तार हो रहा है अक्ष का, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका अक्ष, ख नहीं होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप नोट कर लें जरा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? जिन बच्चों ने कर दिया डी वर्ण, उन्होंने कर दिया भाई बिल्कुल गलत। अगर क्वेश्चन होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप वर्ण करते तो ठीक होता, लेकिन इसने बोला भाषा की सार्थक, मतलब सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले। तो अर्थ किसका निकलता है? अर्थ निकलता है शब्द का। क्लियर है आपके पास? तो बी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत्य वर्ण कौन से होते हैं हमारे पास? त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, ध, न तो यहाँ है ही नहीं भाई, परंतु इसके अलावा त वर्ग के अलावा जो स होता है वो भी दंत्य में आता है। ठीक हो गया। ट क्या है आपका? ट तो मूर्धन्य है इसलिए गलत। ह क्या होता है भाई? ह कंठ होता है इसलिए गलत। प आपका ओष्ठ्य होता है इसलिए गलत। तो आंसर आप सीधा सीधा 100 इस प्रकार भी कर सकते थे। ठीक है, जब आपको नहीं आता है तब आपने क्या करना है? ये कट वाला मेथड अपनाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं भाई? किसी भी वर्ग का, देखो क, ख, ग, घ, म है ना, क वर्ग। क वर्ग की बात करो या च वर्ग की या ट वर्ग की या प वर्ग की, किसी भी वर्ग की बात करो, तो किसी भी वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। तो यहाँ पे क्या है? क, ख, ग, घ, ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो म क्या है? पांचवा वर्ण है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 26वां, कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो आपका घोष वर्ण कौन से होते हैं भाई? तो किसी भी वर्ग के अंतिम तीन जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। देखो, तो क, ख, ख तो क्या है? दूसरा है, गलत हो जाएगा। च तो पहला, ये भी गलत। क पहला है, ये भी गलत। तो अपना आप ही आंसर क्या हो गया हमारे पास? ग आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है, ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो अभी आपने पढ़ा था, जो आपका स है, इस स को क्या बोलते हैं हम लोग? दंत्य स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली स क्या होती है हमारे पास? दंत्य स। 27 का आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। जो ज, देखो भाई एक चीज़ और याद रखना, जो आपके पास ज होता है, ज आपके पास ल होता है, आपके पास र होता है, आपके पास जो स होता है, जो आपके पास न होता है, ज, ल, र, स, न, इनको क्या बोलते हैं? वत्सर्य वर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? तो इस प्रकार से लिख देना आप लोग, वत्सर्य वर्ण भी इनको कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसको? ज, ल, र, स, न, दंत्य भी और न भी, वत्सर्य भी, इनको ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला 28वां क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कंठ तो आपको पता है, दंतोष्ठ्य भी है, मूर्धन्य भी है, तो कौन सी नहीं होगी? ग्रीवा ध्वनि नहीं होगी। ठीक, अगला 29वां क्वेश्चन हमारे पास है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य कौन से होते हैं आपके पास? ठीक हो गया, फटाफट आप लोग आंसर करें भाई अपना। सीधा सीधा कौन सा जो च वर्ग है वो तालव्य होता है? तो च, छ, ज, झ, तो झ इसमें आ रहा है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कौन से? आपका अंग अह। ठीक, आज के पेपर का लास्ट प्रश्न आपके पास है भाई, कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन सा? सघोष और अघोष। तो आज का पेपर यहीं पर, आपका जो प्रैक्टिस सेट आज के लिए था यहीं पर समाप्त होता है। आप जरूर कमेंट करें भाई कि आपके इसमें कितने मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपके लिए इसी टॉपिक का एक और 30 नंबर का सेट लेके आएंगे भाई, है ना। फिर जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।